जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने माइक्रोफोन खुद ही आप जो है उनको म्यूट कर दीजिएगा। ये पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग ज़रूर होते हैं। इसके वजह से मैं आप लोगों को जो मेरी समझ में जो चीज़ आई है उसके हवाले से तो मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ। बाकी अब उनको कैसे अटेम्प्ट करना है इस वाले से हर आदमी अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकता है। और थोड़ा सा मैं लोगों को क्लास के अंदर ज्वाइन करवा लूँ तो फिर इंशाल्लाह डिस्कशन को भी कंटिन्यू करते हैं और इस चीज़ को अल्टीमेटली इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं काइंडली ऑटोमेटिकली आप खुद ही से आप इतने अगर अटेंटिव हो के अगर एक सेशन सुनते हैं तो मेरे ख्याल में फिर ये वाली बात तो ये नहीं होनी चाहिए कि आप ये भूल जाएं कि आपका माइक्रोफोन जो है वो आपने उसको म्यूट करना है। कोई ओपन यूनिवर्सिटी की क्लास थोड़ी और ये है कि वहाँ पे लोग जो है वो लॉग इन करके सो जाते हैं। हालांकि ये तो आप अपनी विलिंग से इस चीज़ को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं और यकीनन आप लोगों को एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जी, मीटिंग चूँकि एंड इसलिए हो रही है ऑटोमेटिकली चूँकि सर्विस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं इंटरनेट के, तो अब जाके थोड़ी-सी कोई बेहतरी आई है जिसकी वजह से मीटिंग जो है वो स्टार्ट है। ओके जी, अब बाकायदा आप लोगों के साथ स्क्रीन जो है वो शेयर की जा रही है और जहाँ से हमने पहली जो हमारी डिस्कशन थी उसको जहाँ से छोड़ा था, वहीं से उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो जी, फ़िलॉसफ़ी के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी थी। तो फ़िलॉसफ़ी के हवाले से हमने बात की कि फ़िलॉसफ़ी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड्स हैं फ़ेलोस एंड सोफ़िया। और इन दोनों के मुरक्कब से यानी इन दोनों के मिलाप से ये वाला जो वर्ड है हमारे पास आया और इसका जो मतलब है वो लव ऑफ विज़डम है। अब फ़िलॉसफ़ी क्या है और इसका जो हमारी एजुकेशन के ऊपर क्या जो है वो असर है, इसको अब हम बाकायदा डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फ़िलॉसफ़ी हर आदमी की इंडिविजुअल भी होती है, एक ग्रुप की भी हो सकती है और इसी तरह एक आप उसको मज़ीद जो है वो बड़े लेवल के ऊपर चले जाएँ, तो आपके पास एक ऑर्गेनाइज़ेशन की हो सकती है और इसी तरह एक नेशन की भी हो सकती है। तो अब फ़िलॉसफ़ी के अंदर होता क्या है? फ़िलॉसफ़ी के अंदर बेसिकली हम जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं, कोई एक हमारे पास क्वेश्चन तो होता नहीं है कि आप मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं कि आप एक अगर हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं? आपके मोटिव्स क्या हैं? कैसे बढ़ेंगे? क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी? क्या-क्या टूल्स आप यूज़ करेंगे? ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं फ़िलॉसफ़ीज़ के अंदर। अभी हम फ़िलॉसफ़ी की जो बेसिक डेफ़िनेशंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में इस वाले से मज़ीद जो है वो क्लियर एक पिक्चर डेवलप होगी। एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी जो है वो बेसिकली ये है कि हम
एजुकेशन के ऊपर जो हमारा एक बिलीव है उसको जो है वो अंडरस्टैंड करवाती है। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी के और इसी तरह हमारा कोई भी जो एक्शन होता है उसके जो भी असूल होते हैं, अल्टीमेटली उनके पीछे एक फ़िलॉसफ़ी होती है। मसलन एक आदमी टीचर बनना चाह रहा है, क्यों बनना चाह रहा है? क्या मोटिव्स हैं? और कैसे बनेगा? ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली आपकी एक खुद इंडिविजुअल फ़िलॉसफ़ी से भी रिलेट करती हैं। और इसी तरह अच्छा जी, तो फ़िलॉसफ़ी के हवाले से कुछ कॉमन डेफ़िनेशंस जो कि आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर यहाँ पे नज़र आएँगी। एरिस्टोटल की डेफ़िनेशन है कि फ़िलॉसफ़ी एक साइंस है जिसमें हम नेचर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जब आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये हमारे पास फ़िलॉसफ़ी कहलाती है। अब नेचर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें देखें ये बेसिकली आप इसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि जैसे हम चीज़ों को जब सबसे पहले देखते हैं तो हमारे ज़हन में बहुत सारे सवाल जो है वो जन्म लेते हैं कि ये सबसे पहला सवाल ये चीज़ है क्या? क्यों है? कैसे है? और किस मकसद के लिए है? किसने इस चीज़ को बनाया? कैसे बनाया? ये सारे के सारे जो एक सवालात जो हम नेचर को देखते हैं और हमारे दिमाग में जो है वो पैदा होते हैं, तो अरिस्टोटल के नज़दीक ये फ़िलॉसफ़ी है। यानी जो बेसिक आपके पास किसी चीज़ के हवाले से जो क्वेश्चन पैदा होते हैं, इसको एरिस्टोटल ने कहा कि ये हमारे पास फ़िलॉसफ़ी है। जो प्लेटो का नज़रिया है फ़िलॉसफ़ी के हवाले से वो ये कह है कि हमारे पास चीज़ों की जो एक अबदी नेचर है उसको अंडरस्टैंड करना, उनको जानना, ये हमारे पास फ़िलॉसफ़ी कहलाता है। इसी तरह सिसरो के नज़दीक जो फ़िलॉसफ़ी है वो ये है कि मदर ऑफ़ ऑल आर्ट्स जितनी भी आपके पास साइंसेज़ हैं या जितने भी आपके पास आर्ट्स के मज़ामीन हैं, वो सारे के सारे जो है वो फ़िलॉसफ़ी से ही उन्होंने जन्म लिया है। अब अगर हम इंतहाई एक उसको कहें कि कॉमन डेफ़िनेशन या इन तमाम डेफ़िनेशंस को अपने अंदर जो ज़म कर रही है, वो वो ये वाली डेफ़िनेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि नेलर ने दी है, जॉर्ज एफ नेलर ने, फिलॉसफी इज अटेम्प्ट टू थिंक द मोस्ट जनरल एंड सिस्टमैटिक वे अबाउट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, अबाउट द होल रियलिटी, कि होल रियलिटी जो आपके पास है इसके हवाले से आप जितना भी अ, जानते हैं और आप सिस्टमैटिक वे से जब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसको फ़िलॉसफ़ी कहा गया है। यानी फ़िलॉसफ़ी जो है वो बेसिकली एक अटेम्प्ट है जिसकी मदद से जी, ये जो स्क्रीन के ऊपर जो लोग कर रहे हैं उनसे गुज़ारिश है कि काइंडली ऐसा ना करें। यार भी हमारा सेम वही आ रहा है, आपने स्टार्ट की यानी सबका वही पेंडिंग आ रहा है सर, वो लिखा हुआ है ज्वाइन विल सून। चलिए मैं यहाँ से ही इसको ऑफ कर देता हूँ।
थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी एडमिन से दोबारा से कॉल आई है कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनका ज्वाइन नहीं हो रहा, उनको यहाँ से एक्सेस में दे रहा हूँ। अच्छा जी, मैं बिल्कुल साथ में कंटिन्यू भी रख रहा हूँ। तो बात मैं ये कर रहा था कि हमारे पास जो फ़िलॉसफ़ी है, वो एक अटेम्प्ट है जिसमें हम मोस्ट जनरल एंड सिस्टमैटिक वे से हम चीज़ों को सोचते हैं कि यूनिवर्स में हमारे पास जो रियलिटीज़ हैं, उनको हम कैसे जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मसलन हमारी जो कायनात है, इस कायनात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो एक ख़ास साइंसी नुक्ता नज़र से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जॉर्ज एफ नेलर के नज़दीक ये फ़िलॉसफ़ी है। तो फ़िलॉसफ़ी के हवाले से 4 से 5 डेफ़िनेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और आई थिंक ये वाली जो डेफ़िनेशन हैं, इनके बाद हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि फ़िलॉसफ़ी बेसिकली आपके पास जो नेचर है, उसको अंडरस्टैंड करने का नाम है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के हवाले से आप ये कह सकते हैं, या किसी भी एक्शन के हवाले से जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे पास फ़िलॉसफ़ी के अंदर आएँगी। यानी फ़िलॉसफ़ी का जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो एक इंडिविजुअल से एक यूनिवर्स तक फैला हुआ है। तो अच्छा जी, आप लोगों से यहाँ पे गुज़ारिश है, जो लोग स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे वो वाली ऑप्शन, चूँकि मेरे ख़्याल में पेड जो ज़ूम का वर्ज़न है, जहाँ से उसको डिसेबल किया जा सके, यहाँ पे उस तरह की ऑप्शन हमारे पास नज़र नहीं है आ रही। तो गुज़ारिश है कि आप खुद ही चीज़ों को अगर थोड़ा-सा मैनेज कर लेंगे, तो ये बेहतर होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो डिस्कशन है, वो ये है कि फ़िलॉसफ़ी की हमारे पास जो ब्रांचेज़ हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ओके जी। जी, पहली डेफ़िनेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो यहाँ पे दोबारा से देख लें कि आपके पास फ़िलॉसफ़ी जो है, अच्छा जी, तो फ़िलॉसफ़ी एरिस्टोटल के नज़दीक एक साइंस है जिसमें हम नेचर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन यानी जो डिफरेंट क्वेश्चन से अल्टीमेट रियलिटी तक का जो पहुँचने का सफ़र होता है, उसको इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। तो ये एरिस्टोटल की डेफ़िनेशन है जिसमें हम जो आपके पास रियलिटी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब आते हैं ब्रांचेज़ ऑफ फ़िलॉसफ़ीज़ की तरफ। तो हमारे पास फ़िलॉसफ़ी की जो ब्रांचेज़ हैं, वो यहाँ पे आप को नज़र आ रही हैं। आपने डिफरेंट बुक्स के अंदर भी इनको देखा है। मेटाफ़िज़िक्स है, मेटाफ़िज़िक्स को ओंटोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ पे स्लाइड में लिखा नहीं है, लेकिन ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मेटाफ़िज़िक्स एस्पेक्ट ऑफ फ़िलॉसफ़ी ये हमारे पास ओंटोलॉजी भी कहलाता है। तो आप लोगों को इस वाले से क्लियर होना चाहिए कि अ, हमारे पास ये ओंटोलॉजी है। ओंटोलॉजी के अंदर किस चीज़ की स्टडी की जाती है कि हमारे पास रियलिटी के रियलिटी है क्या और इसकी नेचर क्या है,
और इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो मेटा फिजिक्स के बाद हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी है कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है। एपिस्टेमोलॉजी रिलेट करती है नॉलेज के साथ कि व्हाट इज़ नॉलेज, और नॉलेज जो है वो कैसे क्रिएट होता है, यानी कैसे इसकी डेवलपमेंट होती है। और इसी तरह नॉलेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास उनको एड्रेस किया जाता है वो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर उनको एड्रेस किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड ब्रांच है फिलॉसफी की वो एक्सियोलॉजी है। एक्सियोलॉजी के अंदर वैल्यूज़ की स्टडी की जाती है। अब आगे इसकी आपको दो और सब ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। सब ब्रांचेस के अंदर आपके पास है एथिक्स और एस्थेटिक्स। अब एथिक्स के अंदर जो मोरालिटी है एंड बिहेवियर, इनकी स्टडी की जाती है। और इसी तरह जो एस्थेटिक्स है, जमालियात इसको कहा जाता है। अगर हम उर्दू में इसको देखें तो इससे मुराद जो ब्यूटी है, कंफर्ट है, तो इन एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। काइंडली अगर आप थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो ठीक है, वरना फिर अल्टीमेटली यहाँ से एक्शन लेना पड़ेगा। लग तो यही रहा है कि यहाँ ही से सारा काम करके फिर तेरे कपड़े बाहर छह बार क्या बना ये ना सिर मेरा फट गया। ये पराठे किस वास्ते फट गया नींद वास्ते। बस ये है कि मैं यहाँ से पढ़ाऊँ या इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करूँ, मुझे ये समझना है। वो मेरी क्लास चल रही है इस पर रात में पैकेज में यहाँ से मैं इनको कर भी रहा हूँ लेकिन सिस्टम जो है वो उनको नहीं कर रहा, पता नहीं क्या मसला क्या है। अच्छा जी, जी क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन भी किया था। जी, एपिस्टेमोलॉजी जो है वो बेसिकली नॉलेज के साथ रिलेट करती है। ऑन्टोलॉजी जो है वो रियलिटी के साथ रिलेट कर रही है। और इसी तरह जो एक्सियोलॉजी है उसमें आप वैल्यूज़ को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से ज़रा यहाँ से इसको देखिएगा। ये बात आप लोगों को कंफर्म हो जानी चाहिए कि हमारे पास जो फिज़िक्स की सॉरी जो मेटाफिज़िक्स को हम डिस्कस कर रहे थे, उसी से हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं। हमारे पास जो ओवरऑल जो ब्रांचेज़ हैं फ़िलॉसफ़ीज़ की, इनको ज़रा आपने देखना है कि अगर आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल हो तो लिख लीजिएगा, वरना चीज़ें अगर याद रहें तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि फ़िलॉसफ़ीज़ की आपके पास 3 जो है वो ब्रांचेज़ हैं। एक ओंटोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है और एक्सियोलॉजी है। अब जो आपके पास ओंटोलॉजी है इसी को मेटाफिज़िक्स कहा जाता है। यानी जो ओंटोलॉजी का दूसरा नाम है उसको आप मेटाफिज़िक्स भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने थोड़ा-सा ज़रा क्लियर करना है। ओंटोलॉजी क्या है? इसमें स्टडी आफ्टर रियलिटी, जो रियलिटी है, हकीकत क्या है और क्यों है, कैसे है और इसकी नेचर क्या होती है, इस हवाले से जितनी भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो मेटाफिज़िक्स के अंदर जो है वो आप इनको डिस्कस करेंगे। जबकि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आप नॉलेज की बात करेंगे कि खुद इल्म क्या है, कैसे जो है वो तख्लीक होता है और किस तरह इसकी डेवलपमेंट होती है, और इस तरह जो इससे रिलेटेड जो अदर हमारे पास आ सकते हैं क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर, उनको हम जब एड्रेस करेंगे तो ये हमारे पास है एपिस्टेमोलॉजी है। और आपके पास जो नेक्स्ट है वो एक्सियोलॉजी है। इसमें हम वैल्यूज़ की स्टडी करते हैं, और वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो ये अखलाकी अक़दार होते हैं जिनके ऊपर एक माशरा जो है वो चलता है। अब इसके अंदर एथिक्स आती हैं। एथिक्स के अंदर आप देख लें कि मोरालिटी यानी जो अखलाकियात है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, बिहेवियर है, अच्छा किरदार है। इसी तरह जो
नेक्स्ट हमारे पास सब ब्रांच है वो एस्थेटिक है। एस्थेटिक के अंदर ब्यूटी और कंफर्ट वगैरह ये हमारे पास एक्सियोलॉजी के अंदर आते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं ब्रांचेस से जो है वो आते हैं। मसलन आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताएं कि ये किस जो है वो ब्रांच के साथ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेट करता है। मेटाफिजिक्स के साथ है, एपिस्टेमोलॉजी के साथ है, एक्सियोलॉजी के साथ है। यहाँ पे तो जस्ट हमने आप लोगों को ये 3 ब्रांचेस के नाम ही बताए हैं। अब ये बात याद रखिएगा, अब इन ब्रांचेस को आपने मज़ीद डिटेल से बैठना है और इनके ऊपर आपने स्टडी करना है। अब आपको पता चल गया कि फिलॉसफी की 3 ब्रांचेस हैं, ओंटोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है और आपके पास एक्सियोलॉजी है। ओंटोलॉजी के अंदर रियलिटी की स्टडी करते हैं आप, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आप नॉलेज की स्टडी करेंगे और इसी तरह जो एक्सियोलॉजी है उसमें अंदर वैल्यूज़ की स्टडी करेंगे। तो अब इनके अंदर आपने मज़ीद डिटेल से जब तक आप डेप्थ में जाके स्टडी नहीं करेंगे, अभी एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन भी था पेडागोजी से रिलेटेड कि जी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत जो है वो मुश्किल हैं, उनको अंडरस्टैंड जो है वो करना मुश्किल होता है। तो कैसे जो है वो उनको किया जा सकता है। तो उस हवाले से गुज़ारिश यही है, जब तक आपके पास डिटेल नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं होंगी, कभी भी एमसीक्यूज़ की किताबें पढ़ के आप इन ऐसे इम्तहानात के अंदर आपका सक्सेस रेट हाई नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली आपको आपके पास जितना अच्छा सब्जेक्टिव नॉलेज होगा, इतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोबारा से आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा होना चाहिए। सब्जेक्टिव नॉलेज यानी क्या है, जो हम जिसको इन डेप्थ नॉलेज कहते हैं कि जिसमें आप चीज़ों की डिटेल स्टडी करते हैं। तो इस तरह आप उनके हवाले से चीज़ों को खुद से बैठ के प्रिपेयर करें। तो ये बात याद रख लें, किसी भी चीज़ की कोई हमारे पास वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जी, ये भी ठीक है। आखिर पे भी आप लोग याद दिलाइएगा तो हम इन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। अच्छी तजवीज़ है। तो अब आते हैं फिज़िक्स जो हमारे पास काइंडली अगर खुद से आप ये काम कर लेंगे, म्यूट करने वाला मुझे बार-बार दोबारा से उस विंडो के ऊपर जाके आप लोगों को म्यूट नहीं करना पड़ेगा। हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को इंश्योर कर लें। अच्छा जी, तो हम मेटाफिज़िक्स की बात कर रहे हैं अब। तो मेटाफिज़िक्स क्या है? कंसर्न्ड विद द क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ द रियलिटी, कि हमारे पास जो नेचर ऑफ द रियलिटी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कंसर्न किया जाता है। और इसी तरह आपके पास ये जो नेचर ऑफ द रियलिटी है, ये हार्ट है एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी का। यानी एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी के अंदर हम बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर हमारा फ़ोकस होता है कि हम किसी तरह जो नेचर ऑफ द रियलिटी है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। बज़ात खुद रियलिटी क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना, हमारी ये दुनिया कैसे बनी है और ये कैसे जो है वो एग्ज़िस्ट करती है। और इसी तरह आप अदर जो क्वेश्चंस हैं, मिसाल के तौर पे हमारा जो स्कूल का करिकुलम है उसको जो हमने एक बाकायदा ख़ास शेप में रखा है, इसी मकसद के लिए रखा हुआ है ताकि हम इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें। तो जी, तो नेक्स्ट हमारे पास
एपिस्टेमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी का जो कंसर्न है अब वो है नॉलेज के साथ। अब नॉलेज क्या है, कौन सा इल्म दुरुस्त है, और नॉलेज आता कहाँ से है, कैसे ये ट्रांसफ़र होता है, और इसी तरह कौन सा इल्म जो है वो वर्थ रखता है। अब अल्टीमेटली एक टीचर खुद इस वाले से उसको सबसे पहले ये वाला पॉइंट क्लियर करना पड़ता है कि मेरे स्टूडेंट को किस किस्म का नॉलेज चाहिए। यानी उनको हमने जो भी मालूमात फ़राहम करनी है वो पहले तो ऑथेंटिक होनी चाहिए, फिर किस हद तक होनी चाहिए, और उनको वो मालूमात यानी वो नॉलेज उन तक डिलीवर करने के लिए आप कौन से एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स हैं उनको आप जो है वो यूज़ करके आप बच्चों तक जो नॉलेज है उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी का जो ओवरऑल कंसर्न है वो नेचर ऑफ द नॉलेज के साथ है। अब नेचर ऑफ द नॉलेज में खुद नॉलेज जो है वो है क्या, जो दुरुस्त नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है वो क्या है, नॉलेज आता कहाँ से है। अब यानी सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो है वो इस क्या हम इनको अपने सेंसेस से इसको हासिल करते हैं, और इसी तरह सबसे बेहतरीन इल्म कौन सा है, और इसी तरह नेक्स्ट एक टीचर जो है वो ये जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत को देखे कि उसने बच्चों को कौन सा जो है वो नॉलेज या कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, उसके अंदर ऑथेंटिसिटी है भी, और वो किन तरीकों से इस चीज़ को बच्चों तक पहुँचाएगा। तो ये हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी का एरिया ऑफ कंसर्न है कि एपिस्टेमोलॉजी में इस चीज़ को देखा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एपिस्टेमोलॉजी जो है वो बेसिकली आपके पास नोइंग द बेस ऑन अथॉरिटी के देखें नॉलेज जो है वो इसके अगर हम सोर्सेज को देखें तो हमारे पास एक अथॉरिटेटिव नॉलेज भी है। अब अथॉरिटेटिव नॉलेज क्या होता है, जो आपके पास एक अथॉरिटी से हमें हासिल होता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो आपका टीम लीडर होता है उसके पास जो नॉलेज होता है उसको हम अथॉरिटेटिव नॉलेज जो है वो कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास नोइंग बेस्ड ऑन अथॉरिटी, नोइंग बेस्ड ऑन डिवाइन रेवलेशन। अब बसात खुद एक इल्म जो है वो अ, ये तो इंसानों के ऊपर तो नहीं होता, जो हमारे अंबिया हैं उनके ऊपर जो वही आती है, और वो जो नॉलेज है अल्टीमेटली वो एक ऑथेंटिक नॉलेज है। उसके हवाले से कोई किसी किस्म का आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉलेज जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, चूँकि वो एक डिवाइन आपके पास सोर्स से हम तक पहुँचा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी जो हम अपने एक्सपीरियंस से जो नॉलेज हासिल करते हैं, तो इसी तरह जो लॉजिक एनालिसिस यानी मंतिक का इस्तेमाल करके जो इल्म हासिल किया जाता है, और इसी तरह नोइंग बेस्ड ऑन इंट्यूशन जो हम एक जिसको आप कह सकते हैं कि आपके इल्हाम में जो चीज़ें आपके ऊपर जो चीज़ें इल्हाम होती हैं वो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो जो नॉलेज है ये भी हमारे पास एक सोर्स है। यानी अथॉरिटेटिव नॉलेज भी है, आपके पास रेवलेशन है, आपके पास एम्पिरिसिज्म है, लॉजिक है, और आपका इंट्यूशन है। ये सारे के सारे जो हैं वो मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं जिनसे हमें नॉलेज हासिल होता है। अब जो एपिस्टेमोलॉजी है वो इन्हीं सोर्सेज को जो है वो डिस्कस करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी कंसर्न करती है वैल्यूज़ के साथ है। अब वैल्यूज़ अभी हमने इनको डिस्कस कर लिया कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैल्यूज़ के अंदर हमारी जो बेसिक या इक़दार हैं जिनके ऊपर एक पूरे का पूरा माशरा जो है वो चल रहा होता है। अब इनके अंदर आप जो है वो सबसे पहले तो आप देखते हैं कि कौन-सी वैल्यूज़ अच्छी हैं, बुरी हैं, और वैल्यूज़ को कैसे अडॉप्ट किया जाता है, कैसे वैल्यूज़ की ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है, और
जो गुड करेक्टर है उसको कैसे जो है वो डेवलप किया जा सकता है, ये सारे का सारा जो कंसर्न है वो एक्सियोलॉजी से रिलेटेड है। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे रुक के एक मुख्तसर सा हम एक रिकैप करते हैं कि अभी हमने जो फिलॉसफीज़ की बेसिक जो हमारे पास ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस किया। इनमें हमारे पास सबसे पहले ओंटोलॉजी थी। ओंटोलॉजी के अंदर हमने बात की रियलिटी की, नेचर ऑफ द रियलिटी की। उसके बाद हमने बात की एपिस्टेमोलॉजी की कि नेचर जो हमारे पास नेचर ऑफ द नॉलेज या बज़ात खुद नॉलेज के हवाले से बात की, नॉलेज होता क्या है, कैसे हम तक पहुंचता है, और इसके अलावा जो दीगर हमारे पास चीज़ें आती हैं उनके हवाले से हमने डिस्कशन की। जो नॉलेज के सोर्सेज हैं उनको हमने डिस्कस किया और फिर हमने एक्सियोलॉजी की बात की जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ की स्टडी करते हैं हम, और वैल्यूज़ की स्टडी के साथ अभी हमने उसकी सब ब्रांचेस को भी डिस्कस किया, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। तो ये हमारे पास उसकी जो सब ब्रांचेज हैं उनके वाले से हमने डिस्कशन की है। अब हम कुछ जनरल फिलासफीज़ का एक तारुफ आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फिलासफीज़ बहुत डिटेल्स हैं। हम यहाँ पे बहुत ही उनको प्रिसाइज करके मुख्तसर सी चीज़ें ताकि आप लोग जस्ट उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी डीप नॉलेज आपको डिफरेंट बुक्स से मिल जाएगा। आइडियलिज्म इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो प्लेटो हैं। रियलिज्म के जो एक्सपोनेंट हैं वो अरिस्टोटल हैं। इसी तरह नेचुरलिज्म की भी एक फ़िलासफ़ी है, जनरल फ़िलासफ़ी है। इमाइल ज़ोला इसके एक्सपोनेंट हैं। प्रैग्मेटिज्म बहुत ही फेमस फ़िलासफ़ी है, जॉन डेवी ने इसको प्रेज़ेंट किया है। और इसी तरह आपके पास एक्जिस्टेंशियलिज्म है, सोरेन कियरकेगार्ड की ये फ़िलासफ़ी है। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं। अब जनरल फ़िलासफ़ीज़ जो आपके पास हैं, मैंने पहले ही कहा कि इनको जनरल फ़िलासफ़ीज़ क्यों कहा जाता है। इनको जनरल फ़िलासफ़ीज़ इसलिए कहा जाता है कि ये वाली जो फ़िलासफ़ीज़ हैं ये हर आपके पास जो डिसिप्लिन है उसके अंदर ये चीज़ जो है वो ये फ़िलासफ़ी जो है वो इनका अमल दखल है। तो लिहाज़ा इसलिए ये हमारे पास जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं। आइडियलिज़्म ये बेसिकली रियलिटी की बात करते हैं कि रियलिटी की जो नेचर है वो अल्टीमेट है, एब्सोल्यूट है, यानी उसने वक़्त के हिसाब से चेंज नहीं होना। यानी जो भी रियलिटी है सारी का सारा जो आप कह सकते हैं वो क्रेडिट जो है वो रियलिटी को जाता है। ये रियलिटी ही आप उसको कह सकते हैं कि सुप्रीम नेचर रखती है। तो ये आपके पास जो स्कूल ऑफ थॉट है ये आइडियलिज़्म कहलाता है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर आप देखें तो रियलिज्म आता है जो ये कहता है जी रियलिटी सब कुछ नहीं है, बल्कि रियलिटी की जो नेचर है वो चेंज हो सकती है, यानी इसकी जो नेचर है वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि ये वेरी करती है। और इसके बाद नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म यानी जो आप इसके अंदर जो नेचुरलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि हर चीज़ नेचर से ही आती है और वापस नेचर ही में चली जाती है। तो इस तरह जो नेचर है वही सब कुछ है। बाकी जो हम नेचर से हट के जो चीज़ें डिस्कस करते हैं वो बज़ात ही खुद नेचर का एक पार्ट हैं, लेकिन ओवरऑल जो आप उनको उस तरह नेचर नहीं कह सकते। इसी तरह प्रैग्मेटिज्म है। बेसिकली प्रैग्मेटिज्म भी अ, एक आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इसके अंदर पाई जाती है, यानी प्रैग्मेटिक यानी एक्सपीरियंस से। अब आपके एक्सपीरियंस से आप जो की जो लर्निंग है उसके ऊपर ये वाली फ़िलॉसफ़ी जो है बेस करती है। जॉन डेवी जो हैं वो इसके एक्सपोनेंट हैं। और इसी तरह एक्जिस्टेंशियलिज्म यानी रियलिटी को आप मसलन यहाँ पे जो आपके पास जो आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, इनका ये कहना है कि रियलिटी आउटसाइड मौजूद है, जबकि एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहता है स्कूल ऑफ थॉट कि जो नेचर रियलिटी है वो इनसाइड मौजूद है, यानी आप
जी, थोड़ा-सा मैंने कहा था क्वेश्चंस को हम आखिर पे लेंगे, अभी हमारी इस मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। नेक्स्ट सेशन को जब हम सिर्फ़ मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा इनको आगे लेके चलूँ, तो बाकी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी। अब यहाँ पे जो स्लाइड अभी आप लोगों के सामने शो होगी, इसको ज़रा काइंडली गौर से देखिएगा। यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, उनका आपस में एक तकाबली जायज़ा आप कह सकते हैं, वो रखा गया है। सबसे पहले तो यानी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम इन फ़िलॉसफ़ीज़ को देखेंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंट्स कौन से हैं? आइडियलिज़्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर सोक्रेटिस, प्लेटो, कैंट और इसी तरह आपके पास जो अदर फिलोसोफर्स हैं, ये इनका जो कहना है वो आइडियलिज़्म यानी जो अल्टीमेट रियलिटी के ऊपर इनका एम्फसिस है। इसी तरह नेचुरलिज़्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें रोसू, अरिस्टोटल और इसी तरह आपके पास मामा दूध दे रही है। फिलोसफर्स जो हैं वो इन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। इसी तरह प्रैग्मेटिज्म जो है वो जॉन डेवी, किलपैट्रिक और इसी तरह विलियम जेम्स और अदर जो फिलोसफर्स हैं वो इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। रियलिज्म के अंदर अल्टीमेटली अभी हमने डिस्कस किया भी था कि जो अरिस्टोटल हैं वो इसके फादर तस्वर किए जाते हैं और इसके अलावा ये जो बाकी फिलोसफर्स हैं ये भी इस स्कूल ऑफ थॉट से जो है वो बिलोंग करते हैं। अच्छा, जब कोई फिलॉसफी डेवलप होती है तो अल्टीमेटली कोई एक फिलोसफर उसको पेश नहीं करता या कोई एक अगर उसको प्रेजेंट करता है तो बाकी जो है वो उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो जन्म लेता है। तो इसी तरह जो आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, रियलिज्म है, इसको किसी एक आदमी ने इनके ऊपर काम नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास फिलोसफर्स हैं, वो यहाँ पे इनके ऊपर जिन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होगी, अभी जो कि 40 मिनट्स इस डिस्कशन को गुजर चुके हैं। नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर हम इसके हवाले से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे और आगे जो रिमेनिंग फिलॉसफीज़